हेलो बच्चों। बेटा हम लोग एटॉमिक एनर्जी पे बात कर रहे थे। बेटा एटम में एनर्जी सिस्टम, तो बहुत अच्छा नॉलेज उसमें अपने तरफ से मैंने प्रोवाइड किया हूँ कि बेटा एटम में नेगेटिव एनर्जी का क्या मीनिंग है। ओके गाइस, तो बेटा जैसे आप एटम में न्यूक्लियस से डिस्टेंस पे जाएंगे बेटा, तो फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, तो बेटा एनर्जी जो नेगेटिव वैल्यू है, टोटल एनर्जी की जो नेगेटिव वैल्यू है वो कम होगी, मीन्स एक्चुअल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है बेटा, जो सेल न्यूक्लियस के बहुत करीब होगा वो मिनिमम टोटल एनर्जी रखेगा, और जो सेल न्यूक्लियस से बहुत डिस्टेंस पर होगा वो मैक्सिमम एनर्जी को शो करेगा बेटा, लेकिन वैल्यू नेगेटिव होगी। और बेटा यदि आप इनफाइनाइट सेल में जा रहे हैं, अगर आप इनफाइनाइट सेल में जा रहे हैं तो वहां की एनर्जी क्या है बेटा? जीरो है। और जैसे एनर्जी जीरो होगी, अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स के अंडर कंट्रोल में नहीं रहेगा, एंड सच इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या होगी बेटा? जीरो होगी। बेहतरीन क्वेश्चन बना है ये इसके पहले वेरियस कंपटीशन एग्जाम में। अब आगे बात करेंगे बेटा एनर्जी पे, और कुछ बातें करते हैं हम लोग, क्योंकि एनर्जी से बहुत क्वेश्चन है बेटा। तो बेटा एक क्वेश्चन आप अपने नोट्स में बताएंगे, व्हाट इज द एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्वेश्चन बनाइए बेटा प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जेई नीट के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम। ओके गाइस, तो बेटा हम लोग अभी बोहर्स मॉडल ऑफ एटम पे चल रहे हैं, तो बेटा यहीं से हम लोग एक्साइटेशन और आयोनाइजेशन एनर्जी की भी बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है तो ध्यान दीजिएगा, समझना बेटा। बेटा इट इज द न्यूक्लियस ऑफ एटम कंसिस्ट प्रोटॉन, और यह है बेटा वेरियस सेल, वेरियस फिक्स रेडियस, फिक्स एनर्जी ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो बेटा फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल है। ओके गाइस, और यह है बेटा इनफाइनाइट सेल। ध्यान दीजिए अच्छे से, यह है बेटा इनफाइनाइट सेल। ओके, तो बेटा अगर सपोज किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट सेल में है, जिससे बेटा हाइड्रोजन एटम की बात करूं, तो हाइड्रोजन एटम में बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन है। आपको पता ही है, 9 में पढ़े हो आप कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये फर्स्ट सेल में 2 क्यों होंगे, सेकंड सेल में 8 क्यों होंगे, थर्ड सेल में 18 क्यों होंगे, ये सब अभी आप हम लोग क्वांटम नंबर्स में पढ़ेंगे बेटा, वहां आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो बेटा ध्यान देना। तो बेटा बात कर रहे हैं हम लोग एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम। तो एक्साइटेशन क्या है? तो देखिए बेटा यदि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन एक्चुअली जिस सेल में होता है, अब हाइड्रोजन एटम की बात करूं बेटा, मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं मैं, तो इलेक्ट्रॉन जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट सेल में होगा। तो बेटा इस हाइड्रोजन एटम के लिए जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ठीक है बेटा, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन कहलाएगा बेटा, ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन। ओके गाइस, ये है बेटा ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जो देखो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन एक्चुअली जहां होते हैं, ओके, जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने वाला है, जो एक्चुअली जिस सेल में होगा उसको बेटा ग्राउंड सेल बोलेंगे। तो बेटा मान लो इन एनी एटम लाइक हाइड्रोजन की जो एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा 1 है, जेड की वैल्यू 1 है, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा बेटा? 1। और याद रखना जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन फर्स्ट सेल में होगी, तो इस 1 इलेक्ट्रॉन के लिए जो फर्स्ट सेल है इसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखिए बेटा आपको पता है कि जब हम लोगों ने एनर्जी सिस्टम पढ़ चुके हैं किसमें बेटा? एटम में। ठीक है, तो एटम में बेटा फर्स्ट सेल का एनर्जी क्या है बेटा? फर्स्ट सेल का एनर्जी है -13.6 फॉर हाइड्रोजन एटम। मैं ये जो क्वेश्चन है बेटा ये खास हाइड्रोजन एटम से आपको समझा रहा हूं, हम किसी और एटम से भी आप इसको, इन दोनों एनर्जी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा -13.6 है। सेकेंड सेल का कितना है बेटा? -3.4, हम सब लोग काउंट कर चुके हैं इसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड सेल का कितना है बेटा? -1.54। और बेटा वैसी फोर्थ सेल है, मान लो ये फोर्थ सेल है बेटा, ये इनफाइनाइट सेल है, ये फोर्थ सेल है बच्चे। और फोर्थ सेल का कितना है बेटा?
-0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा जब आप किसी एटम को एनर्जी देंगे, बेटा बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं आप, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, बाहर से हम लोग एनर्जी दे रहे हैं, या एटम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, या तो हम दे रहे हैं वो एब्जॉर्ब कर रहा है, एक ही बात है, ठीक है ना। तो बेटा अगर ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन, अब जो पहला इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट सेल इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट सेल ही क्या है बेटा, ग्राउंड सेल है। ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इस सेल का एनर्जी कितना है बेटा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं, टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं भाई। अगर बेटा एटम को आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड सेल को छोड़कर, ये ग्राउंड सेल है बेटा, इसको छोड़कर फर्स्ट हाई एनर्जी सेल, अगर ग्राउंड सेल फर्स्ट सेल है तो फर्स्ट हाई एनर्जी सेल क्या होगा बेटा, सेकेंड सेल। सेकेंड हाई एनर्जी सेल क्या होगा, थर्ड सेल। अगर ग्राउंड सेल फर्स्ट सेल है जहां एक्चुअली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो फर्स्ट हाई एनर्जी सेल क्या होगा, ये है बेटा n = 1, फर्स्ट सेल n = 2, सेकेंड सेल n = 3, थर्ड सेल n = 4, फोर्थ सेल, और यह है बेटा n = इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेल है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड सेल से फर्स्ट हाई एनर्जी सेल में जंप कर रहा है। कैसे जंप करेगा, अब बेटा फर्स्ट हाई एनर्जी सेल मीन्स सेकेंड सेल, इस एग्जाम्पल में फर्स्ट हाई एनर्जी सेल मीन्स सेकेंड सेल, वहां जंप कर रहा है। तो सेकेंड सेल की एनर्जी कितनी है बेटा, -3.4 है। इसके कंपेयर में ज्यादा एनर्जी है, लगभग 10.2। देखो बेटा -3.4 -13.6, ओके गाइस, -3.4 -13.6, ये डिफरेंस है बेटा। ये है बेटा आपकी सेकेंड सेल की, सेकेंड सेल की एनर्जी बेटा E2 मान लो, E2 की वैल्यू -3.4 है। फर्स्ट सेल की एनर्जी बेटा ग्राउंड सेल की E1, थर्ड सेल की एनर्जी बेटा E3, फोर्थ सेल की एनर्जी बेटा E4, और इनफाइनाइट E इनफाइनाइट तो हमेशा कितना होता है बेटा, 0। बताइए, आपको प्रूव कर चुके हैं भैया। इंटरेस्ट ले रहे हैं आप, लेना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी, और मजबूरी में मत करना। लेकिन काम मजबूरी इसलिए है क्योंकि आपका गोल है, ये आपका वर्क है, स्टूडेंट लाइफ का जो मेन वर्क है बेटा वो स्टडी है, इसलिए यहाँ आपको इंटरेस्ट लेना मांगता है रे भैया। ओके गाइस, ठीक है बेटा, ध्यान देना इधर। तो बेटा ये जो ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो फर्स्ट सेल में है, वो बेटा एनर्जी, जब एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और मान लो एटम ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे कि वो कहां आ जाए बेटा, सेकेंड ऑर्बिट में आ जाए, सेकेंड एनर्जी लेवल पे आ जाए। ये सेकेंड एनर्जी लेवल है, यहां आ गया जंप करके, यहां जंप करके आ गया, ध्यान दो। तो इसे बोलूंगा बेटा मैं फर्स्ट एक्साइटेशन। क्या बोलूंगा बेटा, फर्स्ट एक्साइटेशन। तो फर्स्ट एक्साइटेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन बाय एब्जॉर्ब एनर्जी जंप इनटू फर्स्ट हाई एनर्जी सेल। अब ग्राउंड सेल फर्स्ट है बेटा, तो ये फर्स्ट हाई एनर्जी सेल होगा। ग्राउंड सेल के कंपेयर में जो सेकेंड सेल होगा, ये फर्स्ट हाई एनर्जी सेल होगा ग्राउंड सेल के कंपेयर में। और ग्राउंड सेल फर्स्ट है, तो ये जो अगर इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर लेता है बेटा, कहां, थर्ड सेल में, तो इसे बोलूंगा मैं सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, सेकेंड एक्साइटेशन। तो बेटा सेकेंड एक्साइटेशन के लिए -13.6 और -1.54 में जो एनर्जी डिफरेंस है, उस डिफरेंस के इक्वल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा बेटा। ओके गाइस, याद रखना अच्छे से, ठीक है। और बेटा इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड सेल का इलेक्ट्रॉन है, वो n = 4 में बेटा यहां जंप कर रहा है, तो इसे बोलूंगा बेटा मैं थर्ड एक्साइटेशन। ध्यान देना, एटम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, और एटम के एनर्जी एब्जॉर्ब करने के कारण अगर ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन फर्स्ट हाई एनर्जी लेवल में आ गया, फर्स्ट हाई, ग्राउंड सेल से कंपेयर में ये फर्स्ट हाई एनर्जी है, ग्राउंड सेल कंपेयर में अगर थर्ड सेल में आ गया, तो वो थर्ड सेल सेकेंड हाई एनर्जी कहलाएगा। किसके लिए, इस ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन के लिए। यदि ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके जंप करके कहां गया बेटा, या थर्ड सेल के इक्वल, थर्ड सेल में जो एनर्जी लेवल है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके इक्वल उन्हें एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया बेटा। ओके गाइस, तो उसे थर्ड एक्साइटेशन बोलेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है आपको, तो यह है बेटा एक्साइटेशन, ठीक है। तो और यदि इलेक्ट्रॉन बेटा इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले
कि ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन सीधे कहाँ आ जाए बेटा, जंप करके n इक्वल टू इनफाइनाइट सेल में आ जाए। और इनफाइनाइट सेल में आ गया अगर इलेक्ट्रॉन तो वो एटम से बाहर ही हो गया। और जब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर हो जाएगा, एटम से रिलीज हो गया इलेक्ट्रॉन, अगर वो कहाँ आ गया बेटा, इनफाइनाइट सेल में आ गया, तब इसको बोलेंगे आप आयोनाइजेशन। क्या बोलेंगे बेटा, यदि ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन थ्रू एब्जॉर्ब एनर्जी, इफ ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन थ्रू एब्जॉर्ब एनर्जी जंप इनटू इनफाइनाइट सेल, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन एटम से गया भाई, वो इलेक्ट्रॉन एटम से जा चुका है, एटम ने वो इलेक्ट्रॉन रिलीज ही कर दिया है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट सेल में आ गया वो एटम की पकड़ में नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स उस पर वर्क नहीं कर रहा है छोटे। हाउ बोल 11 12 गाइस, 12th वाले को इसलिए बोल रहा हूँ बेटे, 12th में भी थ्योरी है ये टॉपिक, 12th में भी है टॉपिक, 11th में भी है, लेकिन 11th में पहले पढ़ना आपको, 12th में फिजिक्स में है भाई। ओके गाइस, ध्यान दे बच्चे। तो ठीक है बेटा, यदि इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया बेटा, अपने ग्राउंड सेल से फर्स्ट हाई एनर्जी सेल में आ रहा है, ये ग्राउंड सेल है तो ये फर्स्ट हाई एनर्जी सेल, ये सेकेंड हाई एनर्जी सेल, ये थर्ड हाई एनर्जी सेल, वैसे बेटा फिफ्थ सेल में गया तो फोर्थ हाई एनर्जी सेल। और यदि सीधे कहाँ आ गया, एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन ने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया कि वो कहाँ आ गया बेटा, इनफाइनाइट सेल में, तो इलेक्ट्रॉन तो एटम से बाहर ही हो गया। इलेक्ट्रॉन जब एटम से बाहर हो गया मतलब रिलीज हो गया, और जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है बेटा, इस प्रोसेस को हम लोग आयोनाइजेशन बोलते हैं। इसलिए जो ये वाली प्रोसेस है इसको क्या बोलेंगे बेटा, आयोनाइजेशन ऑफ एटम, क्योंकि एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो चुका है बच्चे, ध्यान देना बच्चे। ठीक है बेटा, तो ये है बेटा, ये क्या है बताइए, ये क्या है बताइए, ये क्या है बेटा, ये फर्स्ट एक्साइटेशन है, सेकेंड एक्साइटेशन, ये थर्ड एक्साइटेशन, दिस कॉल्ड थर्ड एक्साइटेशन। ध्यान देना अच्छे से, थर्ड एक्साइटेशन। इसे क्या बोलेंगे बेटा, आप बोलिए, अगर ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन सेकेंड हाई एनर्जी सेल में जा रहा है, फर्स्ट नियरेस्ट हाई एनर्जी सेल में जा रहा है जंप करके, तो यह है बेटा फर्स्ट एक्साइटेशन, फर्स्ट एक्साइटेशन। और इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट सेल में है, ग्राउंड सेल, वो नियरेस्ट सेकेंड हाई एनर्जी सेल में जंप कर रहा है थ्रू एब्जॉर्ब एनर्जी, तो यह है बेटा, ये थर्ड एक्साइटेशन हो गया, यह है सेकेंड एक्साइटेशन। तो समझना, तो क्या है बेटा, एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, इसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब, देखो बेटा, अगर ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन फर्स्ट नियरेस्ट हाई एनर्जी सेल में जंप कर रहा है थ्रू एब्जॉर्ब एनर्जी, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेशन। सेकेंड नियरेस्ट हाई एनर्जी सेल में जंप कर रहा है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सेकेंड एक्साइटेशन। और थर्ड नियरेस्ट हाई एनर्जी सेल में जंप कर रहा है ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड सेल कौन सी है यहाँ, फर्स्ट सेल, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड थर्ड एक्साइटेशन। और यदि इलेक्ट्रॉन बेटा इतना ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया है एक्सटर्नल सोर्स से कि जो ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन सीधे इनफाइनाइट सेल में चले गया, तब ये प्रोसेस क्या कहलाएगी बेटा, आयोनाइजेशन। चलिए, तो इन पूरी प्रोसेस में जो एब्जॉर्ब होगी बेटा, थर्ड एक्साइटेशन में या सेकेंड एक्साइटेशन में या फर्स्ट एक्साइटेशन में, रिक्वायर्ड एब्जॉर्ब एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन, दिस कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। और यदि सीधे एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो चुका है, मींस इनफाइनाइट सेल में जा चुका है, तो इन दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड एब्जॉर्ब एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन कॉल्ड आयोनाइजेशन, या आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके गाइस, तो बेटा ये आप इस फिगर को उतार लीजिएगा, ये मैंने हाइड्रोजन एटम के लिए एग्जाम्पल दिया हूं, ये एग्जाम्पल अदर किसी एटम्स के लिए भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन अदर किसी एटम में जो ग्राउंड सेल होगा बेटा, जैसे हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होने वाला है उसका ग्राउंड सेल फर्स्ट है। हीलियम के लिए भी ग्राउंड सेल फर्स्ट होगा। लिथियम एटम लेता हूं बेटा तो उसका ग्राउंड सेल सेकेंड होगा, क्योंकि लिथियम एटम में 3 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन
सेकेंड सेल में होगा। तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन को आप एक्साइट करेंगे तो इसी को पहले प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में होंगे और ये वाला इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में होगा। तो सेकंड सेल बेटा लिथियम के लिए सेकंड सेल आउटर मोस्ट सेल होगा। तो यही इलेक्ट्रॉन बेटा जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन, यही पहले एक्साइटेशन शो करेगा। जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही फर्स्ट अटेम्प्ट में एक्साइटेशन या आयोनाइजेशन शो करते हैं। उसके बाद इनर सेल की इलेक्ट्रॉन की बारी आती है। ओके, खैर ऐसा बाद में पीरियोडिक टेबल में पढ़ने वाले हम लोग, लेकिन अभी ये पूरा फिगर उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका कि व्हाट इज द फर्स्ट एक्साइटेशन, व्हाट इज द सेकंड एंड थर्ड एक्साइटेशन, व्हाट इज द आयोनाइजेशन। और इस प्रोसेस में बेटा अब देखिए, आप इलेक्ट्रॉन को जितने बाहर के ऑर्बिट में जंप कराएंगे, बाहर के ऑर्बिट की एनर्जी उतनी ज़्यादा है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन को उतनी एक्सेस एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो थर्ड एक्साइटेशन के लिए एब्जॉर्ब एनर्जी, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी, सेकेंड एक्साइटेशन के लिए एब्जॉर्ब एनर्जी, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेशन के लिए एब्जॉर्ब एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। और यदि इनफाइनाइट सेल में आ गया तो एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, दिस प्रोसेस कॉल्ड आयोनाइजेशन। और इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन के द्वारा एब्जॉर्ब एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा, अच्छे से ध्यान दो, छाप लिए इसको, चलो शाबाश। चलिए बेटा आगे बात करते हैं हम लोग। तो इनका डेफिनेशन और फार्मूले, ये फिगर आपके दिमाग में होना चाहिए, उतार लिया आपने, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले ली बेटा इसका, चलो ठीक है। अब ध्यान देना, तो बेटा ये मैं थोड़ा सा बाजू में फिर से बना देता हूँ। ये है बेटा न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, ये फोर्थ सेल है। ओके गाइस, और ये इनफाइनाइट सेल है बेटा, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेल n = 1, n = 2, n = 3, n = 4। फर्स्ट सेल की एनर्जी E1, इसकी E2, इसकी E3, इसकी E4। ओके गाइस, और ये है बेटा आपका इनफाइनाइट सेल, इनफाइनाइट सेल n = इनफाइनाइट, और इसकी एनर्जी बेटा E इनफाइनाइट। E इनफाइनाइट ऑलवेज क्या होती है बेटा, 0, आपको पता है, ठीक है। ओके गाइस, मिनिमम नेगेटिव वैल्यू किसकी होती है बेटा, फर्स्ट सेल की E1 सबसे कम है, E2 की नेगेटिव वैल्यू थोड़ी कम है, मीन्स E1 से ज़्यादा है, E3 की नेगेटिव वैल्यू धीरे धीरे बेटा आपका नेगेटिव वैल्यू कम होती जाएगी, मीन्स एक्चुअल एनर्जी बढ़ती जाएगी। ये प्रूव कर चुके हैं हम लोग इसके प्रीवियस लेक्चर में, आप लोग देख लीजिएगा और मजा लीजिएगा थ्योरी का। ओके गाइस, अब ध्यान दे बच्चे, समझना। तो बेटा सबसे पहले बात करेंगे एक्साइटेशन एनर्जी। तो ध्यान दीजिए, एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी डेफिनेशन लिखिए बेटा। तो बेटा अगर इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड सेल क्या है बेटा, फर्स्ट सेल है, वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल से सेकेंड सेल में जा रहा है तो इसे फर्स्ट एक्साइटेशन बोलेंगे। फर्स्ट सेल से सीधे थर्ड सेल में जा रहा है, इसे सेकेंड एक्साइटेशन बोलेंगे। और फर्स्ट सेल से सीधे फोर्थ सेल में जा रहा है, इसे थर्ड एक्साइटेशन बोलेंगे। ओके गाइस, तो बेटा जब भी इलेक्ट्रॉन, व्हेन इलेक्ट्रॉन लिखना बेटा डेफिनेशन, व्हेन इलेक्ट्रॉन, when ground cell electron, when ground cell electron ground cell है ground orbit electron through absorb energy jump into various high energy cell, these phenomena called एक्साइटेशन। ठीक है बेटा, तो बेटा पहले तो मैंने बताया कि व्हाट इज द एक्साइटेशन, व्हेन ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन थ्रू एब्जॉर्ब एनर्जी जंप इनटू द वेरियस हाई एनर्जी सेल, दिस फिनोमिना is called excitation and required
required absorb energy in this process, required absorb energy in this process, छाप ले बेटा इसको, required absorb energy in this process called excitation energy, excitation energy। ओके बेटा, चलो एक बार फिर से, व्हेन ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन थ्रू एब्जॉर्ब एनर्जी जम्प इनटू द वेरियस हाई एनर्जी सेल, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एक्साइटेशन एंड रिक्वायर्ड एब्जॉर्ब एनर्जी इन दिस प्रोसेस, ओके, बाय इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। छाप ले बेटा, बहुत ही प्यारे पॉइंट्स है कंपटीशन एग्जाम के लिए, ठीक है, ठीक है बेटा, ओके। तो यह है बेटा एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। अब एक्साइटेशन एनर्जी इज वेरियस टाइप, अब लिखना बेटा, आगे लिखेगा, छाप ली इसको जल्दी फटाफट, और अच्छे से आप छाप लेना, मीनिंग समझ में आ गई, अपनी लैंग्वेज का भी यूज कर लेना, अपनी टर्मिनोलॉजी का यूज करना, थ्योरी समझ में आना चाहिए। एक बात याद रखना बेटा, थ्योरी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, चलो इसको वाइप कर रहा हूं मैं, छाप लिए। अब नीचे लिखना बेटा, नोट्स बनाना है ना आप, नोट्स सिस्टमेटिक बनाना है भाई, सबकी काफियां चेक की जाएगी। सितंबर या हार्डली अक्टूबर में आप स्कूल आने लगेंगे, ओके गाइस, ध्यान देना। तो बेटा एक्साइटेशन एनर्जी, जो एक्साइटेशन एनर्जी बेटा इज वेरियस टाइप, यह कई प्रकार की हो सकती है, इज वेरियस टाइप, ओके गाइस। नंबर 1, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है बेटा। फर्स्ट एक्साइटेशन कब बेटा, जब ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन यानी इक्वल टू फर्स्ट ग्राउंड सेल है, जब ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन नियरेस्ट हाई एनर्जी सेल में जा रहा है। अगर बेटा फर्स्ट सेल ग्राउंड सेल है तो नियरेस्ट हाई एनर्जी सेल तो सेकंड सेल होगा, और सेकंड नियरेस्ट हाई एनर्जी सेल थर्ड सेल होगा, और थर्ड नियरेस्ट हाई एनर्जी सेल फोर्थ सेल होगा। अंडरस्टूड है, ओके गाइस। तो बेटा फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है, व्हेन ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन, लिख बेटा जल्दी फटाफट डेफिनेशन, जंप into the first, when ground cell electron jump into the first nearest high energy cell, first nearest high energy cell, first nearest high energy cell, then absorb energy by electron, then absorb energy by electron is called first excitation energy, first excitation energy, okay guys। तो बेटा फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऐसे काउंट करेंगे बेटा, डेल ई, डेल ई क्या है। अब देखो बेटा, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड सेल n = 1 से n = 2 में जा रहा है तो एनर्जी क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्ब। आपको मालूम है फर्स्ट सेल की एनर्जी कम है और सेकंड सेल की एनर्जी ज़्यादा है, तो सेकंड लेवल में जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, या हम लोग दे रहे हैं भाई, या एटम एब्जॉर्ब कर रहा है। अब बेटा अगर मैं हाइड्रोजन में जाऊं तो फर्स्ट सेल की एनर्जी क्या है बेटा, -13.6, सेकेंड सेल की क्या है बेटा, -3.4, थर्ड सेल की क्या है बेटा, -1.54, फोर्थ सेल की क्या है बेटा, -0.85। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है बेटा। तो बेटा फर्स्ट सेल की जहां इलेक्ट्रॉन अभी ऑलरेडी है ग्राउंड सेल में -13.6 है, अब उसको कहाँ जाना है बेटा, सेकेंड सेल में। फर्स्ट हाई, ग्राउंड सेल फर्स्ट है तो फर्स्ट हाई एनर्जी सेल क्या होगा, सेकेंड सेल होगा, नियरेस्ट फर्स्ट, और नियरेस्ट सेकंड थर्ड सेल होगा, याद है ना, और नियरेस्ट फोर्थ और नियरेस्ट थर्ड फोर्थ सेल होगा गाइस। तो बेटा डेली मीन्स ये एनर्जी, देखो बेटा इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इक्वल टू डिफरेंस के इक्वल, देख लो डिफरेंस। तो बेटा डेली क्या है बेटा, डेली वन मीन्स दिस फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, ये बेटा फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, ये है फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, ध्यान देना,
इजिकल टू क्या होगा बेटा, अब जब वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड सेल से फर्स्ट हाई एनर्जी सेल में जा रहा है, फर्स्ट हाई एनर्जी सेल में जा रहा है, नियरेस्ट फर्स्ट में ग्राउंड सेल से, वहां की एनर्जी ज्यादा है, यहां की कम है, तो जितना डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी बाहर से ऑब्जर्व करके सेकेंड ऑर्बिट या फर्स्ट नियरेस्ट हाई एनर्जी सेल में जंप करेगा। ओके गाइस, तो बेटा क्या बोलेंगे, जहां इलेक्ट्रॉन है वो कितना है बेटा, वहां की एनर्जी यहां जा रहा है बेटा E2 माइनस 3.4, E2 माइनस E1। तो बेटा फर्स्ट एक्साइटेशन के लिए एनर्जी डिफरेंस, ये डिफरेंस है बेटा, ये वाला जो डिफरेंस है, ध्यान दो यहां डिफरेंस कितना, E2 माइनस E1। अब बेटा अगर ये पूरे की पूरी थ्योरी हाइड्रोजन एटम के लिए काउंट करें तो माइनस 13.6 सॉरी माइनस 3.4 माइनस 13.6। अब देखिए बेटा ग्राउंड सेल की एनर्जी या फर्स्ट सेल की एनर्जी, जहां इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है वहां की एनर्जी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और वो जिस सेल में जंप करना चाह रहा है एनर्जी ऑब्जर्व करके, वहां की एनर्जी माइनस 3.4 है। तो डिफरेंस कितने का है बेटा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है। देखो ध्यान दो, तो ये 10.2 क्या हुई बेटा, हाइड्रोजन एटम के लिए 10.2 क्या हुआ, हाइड्रोजन एटम के लिए 10.2 क्या हुआ, बोलिए फर्स्ट एक्साइटेशन। ओके गाइस, याद रखिए, ठीक है, समझ लो बेटा। चलो छाप लो इसको, स्क्रीनशॉट लो, नोट्स अच्छे से बनाना है, पूरा टाइम आपको दिया जा रहा है बच्चों, अच्छे से करना है बेटा, ईमानदारी से, मक्कारी नहीं करना। ये 11th है, अब आप अपनी लाइफ के लिए पढ़ रहे हो, 10th तक मार्कशीट के लिए पढ़ रहे थे, अब आप अपनी लाइफ के लिए पढ़ रहे हो। ये सब थ्योरियाँ गोल्डन थ्योरियाँ बेटा, जो वेरियस कंपटीशन एग्जाम में इन फ्यूचर आपको मिलने वाली है, ठीक है। और 11th की थ्योरियों को पाल के रखना है, पाल के रखना है इसको 12th तक, 11 12 दोनों का आप उतारते जाओ, मेरी बात भी सुनते जाओ। 11 12 दोनों की थ्योरियाँ अगर आपकी क्लियर है तो दोनों का सिलेबस ही जेई और नीट का सिलेबस है बेटा। ओके गाइस, तो ये बेटा फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी है। अब बात किसकी करेंगे हम लोग, डेल E1 क्या है बेटा, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। E2 माइनस E1 किसके इक्वल होगी, डिफरेंस के इक्वल होगी। उस लेवल में जाने के लिए उसको एक्स्ट्रा एनर्जी एटम को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो कितनी एनर्जी ऑब्जर्व किया बेटा, फर्स्ट एक्साइटेशन के लिए, या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए, या फर्स्ट नियरेस्ट हाई एनर्जी सेल में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन ने इस एग्जाम्पल में हाइड्रोजन एटम में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऑब्जॉर्ब किया। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा। चलो अब आगे बात करेंगे, चलो दूसरा, अब बात करेंगे बेटा सेकेंड एक्साइटेशन। डेफिनेशन देखो, चलो हेडिंग डालो बच्चे, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी व्हेन ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन जंप इनटू द सेकेंड नियरेस्ट, ध्यान देना बेटा डेफिनेशन चेंज कर रहा हूं, सेकेंड नियरेस्ट हाई एनर्जी सेल देन एब्जॉर्ब एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। तो बेटा ग्राउंड सेल क्या माना हूं मैंने, फर्स्ट सेल, अरे हाइड्रोजन एटम में मानने की जरूरत नहीं, ग्राउंड सेल फर्स्ट सेल ही होगा। ओके गाइस, अब वो इलेक्ट्रॉन बेटा सेकेंड नियरेस्ट हाई एनर्जी सेल में इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया उसने कि वो कहां जंप कर गया बेटा, सेकेंड नियरेस्ट हाई एनर्जी सेल में जंप कर गया। वो अगर ग्राउंड सेल फर्स्ट है तो सेकेंड नियरेस्ट हाई एनर्जी सेल क्या होगा बेटा, थर्ड, ठीक है। तो अब सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी का फार्मूला आप छाप लीजिएगा, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी डेल E2 लिखना बेटा इसको, डेल E2। ओके गाइस, ये क्या होगा बेटा, अब देखो फर्स्ट सेल से कहां जा रहा है, सेकेंड एक्साइटेशन का मतलब ग्राउंड सेल से कहां जा रहा है, थर्ड सेल में, या फर्स्ट सेल से कहां जा रहा है, थर्ड सेल में, तो ये आ जाएगा बेटा E3 माइनस E1। ओके गाइस, E3 माइनस E1। अब बेटा हाइड्रोजन एटम के लिए आपको सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी काउंट करना है, तो फर्स्ट सेल की माइनस 13.6 है, और सेकेंड एक्साइटेशन म्हणजे कहाँ जाना बेटा, थर्ड सेल में, वहाँ की एनर्जी कितनी बेटा, माइनस 1.54, तो सीधे क्या जाएगा बेटा, माइनस 1.54 माइनस 13.6। चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको, आपका काम है, जितनी भी आएगी वो किसकी वैल्यू होगी बेटा, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी की। चलिए फटाफट, ओके गाइस, ले बेटा, चलिए हो गया। अब आगे बात करेंगे बेटा थर्ड एक्साइटेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, अपने मन से लिख सकते हो आप, व्हेन ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन जंप इनटू द थर्ड नियरेस्ट। देखो बेटा ये ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट सेल में ग्राउंड सेल है, तो ये फर्स्ट नियरेस्ट है, सेकेंड नियरेस्ट और थर्ड नियरेस्ट, म्हणजे बेटा फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन यदि फोर्थ सेल में गया,
फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके फोर्थ सेल में गया, तब वो कौन सी एनर्जी आएगी बेटा? थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। ओके गाइस, थर्ड नियरेस्ट हाई एनर्जी सेल देन एब्जॉर्ब एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थर्ड एक्साइटेशन। और इसको किससे शो करेंगे बेटा? डेली 3 से। तो थर्ड एक्साइटेशन को किससे शो करेंगे बोलो? डेली 3 से। ये होगा बेटा E4 माइनस E1। चलिए, ये E4 माइनस E1 मीन्स -0.85 माइनस 13.6। ओके गाइस, फॉर हाइड्रोजन एटम। ये अदर एटम के लिए भी दे सकता है बेटा। अदर एटम के लिए देगा तो आपको इस सेल का एनर्जी काउंट करना पड़ेगा पहले। जैसे हीलियम के लिए दे दे, लिथियम 2+ के लिए दे दे, और आप किसी भी सेल का, किसी भी एटम के किसी भी सेल का एनर्जी काउंट कर सकते हो। आपको फार्मूला दे दिया गया है टोटल एनर्जी। कौन सा फार्मूला? -13.6 इंटू Z² अपॉन n² इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट। ओके गाइस, याद रखना बेटा। चलिए, छाप लिया आपने। अब बेटा देखो, ध्यान दो, अब जो ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन ने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया। अब ग्राउंड देखो बेटा, हाइड्रोजन एटम में जो ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कितनी है बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -13.6। उसने इतनी एनर्जी बाहर से एब्जॉर्ब कर लिया एटम ने, उस इलेक्ट्रॉन ने, कि वो सीधे कहां जंप कर गया बेटा? इनफाइनाइट सेल में, n = इनफाइनाइट सेल में। और यह इनफाइनाइट सेल की एनर्जी हमेशा क्या होती है बेटा? 0। तो यहां देखो, ग्राउंड सेल की एनर्जी कितना है बेटा? -13.6। और बाहर से भी इलेक्ट्रॉन ने मान लो 13.6, यहां की एनर्जी है -13.6, और बाहर से एटम ने 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया। तो -13.6 + 13.6 = 0। तो यदि बेटा इलेक्ट्रॉन जिस सेल में प्रेजेंट है उस सेल के इक्वल ही एनर्जी बाहर से एब्जॉर्ब करता है, तो उसकी एनर्जी 0 हो गई। और 0 हो गई मीन्स उस सेल में आ गया, इनफाइनाइट सेल में आ गया। और इनफाइनाइट सेल में आ गया मीन्स आयोनाइजेशन हो गया भाई एटम का। एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बेटा, ध्यान देना। तो चलेंगे बेटा, बात हो गई हमारी। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। छाप ली इतना इसने आपने। अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका, चलिए, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखो बेटा, व्हेन ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन, डेफिनेशन लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई पूरी केमिस्ट्री के लिए 11 से लेकर 12 तक। व्हेन ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, थ्रू एब्जॉर्ब एनर्जी जंप इनटू द n = इनफाइनाइट सेल, जंप इनटू द इनफाइनाइट सेल। और इनफाइनाइट सेल में जंप करने का मतलब एटम से बाहर हो चुका है। और यदि कोई इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर चले गया, एटम से, उसको बोलेंगे रिलीज हो गया। इस प्रोसेस को ही बेटा आयोनाइजेशन बोलते हैं। जंप इनटू द इनफाइनाइट सेल, व्हेन ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन थ्रू एब्जॉर्ब एनर्जी जंप इनटू द इनफाइनाइट सेल, ठीक है, देन required absorb energy by electron, known as ionization energy, ओके बेटा, नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब देखिए बेटा, एक सपोज एम इज द एटम, इससे बेटा एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया मीन्स इलेक्ट्रॉन एक्चुअली आया कहाँ, समझ लेना पूरी केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए, वो इनफाइनाइट सेल में आ चुका है, एटम से मुक्त हो चुका है। एटम के न्यूक्लियस के न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स अब उस पर वर्क नहीं कर रहा है। तो बेटा ये जो एटम है इस पे प्लस चार्ज आ गया, तो न्यूट्रल एटम का केटायन में चेंज होना, न्यूट्रल एटम का आयन में चेंज होना, न्यूट्रल एटम का केटायन में चेंज होना। न्यूट्रल एटम केटायन में कब चेंज होगा, जब ये ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन सीधे कहाँ जाएगा बेटा, इनफाइनाइट सेल में आ जाएगा, जहां की एनर्जी क्या है, 0, मीन्स वो एटम से रिलीज हो चुका है भाई। ठीक है ना बेटा, तो ये प्रोसेस कहलाती है बेटा आयोनाइजेशन। यह है बेटा प्रोसेस आयोनाइजेशन।
और याद रखना एटम तभी आयोनाइज्ड होता है जब वो गैसियस फॉर्म में हो। हमेशा कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉन अगर वो इनफाइनाइट सेल में आ रहा है तो एटम अपना इलेक्ट्रॉन, जब तक एटम गैसियस फॉर्म में नहीं आएगा, चाहे वो सॉलिड सब्सटेंस का एटम हो, चाहे लिक्विड सब्सटेंस का एटम हो, चाहे गैसियस सब्सटेंस तो ऑलरेडी है ही, खैर दिक्कत नहीं है, जब तक किसी भी सॉलिड गैस या लिक्विड सब्सटेंस का एटम गैसियस फॉर्म में नहीं आएगा तब तक वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करता। रिलीज करना मीन्स कहाँ डाल देना अपने इलेक्ट्रॉन को, बाय एब्जॉर्ब एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को कहाँ जंप करवा देना, बोलना रे भाई इनफाइनाइट सेल में, ठीक है, ध्यान देना बेटा। तो गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो ये प्रोसेस बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी म्हणजे इस रिएक्शन में रिक्वायर्ड एनर्जी है। इस रिएक्शन में रिक्वायर्ड एनर्जी क्या, कौन सी एनर्जी है बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी है। जब भी इलेक्ट्रॉन का आयोनाइजेशन होगा तो न्यूट्रल एटम आयन में चेंज हो गया, न्यूट्रल एटम केटायन में चेंज हो गया। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया बेटा, इनफाइनाइट सेल में। इसकी एनर्जी कितनी है बेटा, 0 है, क्योंकि इनफाइनाइट सेल में आया है। ओके गाइस, तो बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी का फार्मूला, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये रिएक्शन लिख देना, ये आयोनाइजेशन रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में, इस प्रोसेस में रिक्वायर्ड एब्जॉर्ब एनर्जी बाय एटम, एटम जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो अपने ग्राउंड सेल के, ये ग्राउंड सेल इलेक्ट्रॉन है, कहाँ फेंकने के लिए, इनफाइनाइट सेल में, ठीक है बेटा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इजिकल टू E1 से सीधे कहाँ बेटा, इनफाइनाइट में, तो E इनफाइनाइट माइनस E1। अब बेटा इस एग्जांपल में हाइड्रोजन एटम के लिए फार्मूला है बेटा किसका, आयोनाइजेशन एनर्जी का, फॉर एनी एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए क्या आएगा बेटा, E इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी बेटा, 0, ये माइनस, और E1 कितना है बेटा, -13.6 इजिकल टू 0। ओके गाइस, तो याद रखना बेटा यदि कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड सेल में है और बाहर से वो ग्राउंड सेल में नेगेटिव एनर्जी में, ग्राउंड सेल में नेगेटिव एनर्जी में, और उतनी ही वैल्यू का पॉजिटिव एनर्जी बाहर से एब्जॉर्ब कर रहा है, उतनी वैल्यू का एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है पॉजिटिव, तो सीधे 0 हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये है बेटा +13.6। ये +13.6 क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, +13.6 क्या है बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम। अदर एटम डिफरेंट एटम के लिए डिफरेंट होगा भाई, या भी हाइड्रोजन एटम के लिए +13.6। ओके बेटा, अगर आपको एक क्वेश्चन आ गया कि हीलियम एटम में जो ग्राउंड सेल में इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी बेटा -22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फॉर एग्जांपल एक एटम है जिसमें ग्राउंड सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी -22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो पूछ लिया उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, तो सीधे क्या कर देना बेटा, +22 मीन्स उतनी ही एनर्जी 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी उन्होंने बाहर से एब्जॉर्ब कर लिया है और वो 0 हो गया। 0 हो गया मीन्स इनफाइनाइट सेल में आ गया, इनफाइनाइट सेल में आ गया मीन्स एटम के बाहर हो चुका है, एटम के बाहर हो चुका है मीन्स आयोनाइजेशन हो चुका है। ओके गाइस, शाबाश। हाँ बच्चों, अब बेटा बात कर रहा हूं मैं बेटा बोहर एटॉमिक मॉडल में बोहर अंकल ने अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है बेटा, हर सेल का ईच ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम बताया, किस फार्मूले से बेटा, NH/2π। हर ऑर्बिट का एनर्जी बताया, टोटल एनर्जी, किस फार्मूले से बेटा, -13.6 × Z²/n²। यह बेटा एंगुलर मोमेंटम NH/2π, यानी क्या है बेटा, नंबर ऑफ सेल। ओके गाइस, n की वैल्यू 1 रख दो तो फर्स्ट सेल का एंगुलर मोमेंटम आएगा, n की वैल्यू 2 रख दो तो सेकंड सेल का एंगुलर मोमेंटम आएगा, n की वैल्यू 3 रख दो तो थर्ड सेल का एंगुलर मोमेंटम आएगा। यहाँ n की वैल्यू चेंज करो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेल का एनर्जी आप काउंट कर सकते हो बेटा, टोटल एनर्जी साथ में पोटेंशियल साथ में काइनेटिक सबके फार्मूले हो चुके हैं बेटा। बोहर ने ईच सेल का रेडियस तक काउंट करके दे दिया आपको, ध्यान देना। बोहर के अचीवमेंट देखो बेटा, बहुत वर्क किया है बोहर ने, 90% वर्क किया है बेटा एटम पे, ठीक है। और बेटा बोहर ने रेडियस काउंट कर दिया, किसी भी सेल का किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी आप बोहर मॉडल से काउंट कर सकते हो, बोहर पोस्टुलेट से। किसी भी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहा है वो भी काउंट कर सकते हो। अब बेटा बोहर का जो अगला टारगेट है, बेटा बोहर का अगला टारगेट है वेलोसिटी। वेलोसिटी आप इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल, किसी भी सेल में बेटा इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन या रिवॉल्यूशन कर रहा है,
वो भी बोहर ने काउंट करके दिया है बेटा। तो नेक्स्ट अचीवमेंट ऑफ बोहर, द हेडिंग डालना बेटा, नेक्स्ट अचीवमेंट ऑफ बोहर, हेडिंग डालिएगा बेटा। अगला हमारा काम है कि आप किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट सेल में, सेकेंड सेल में, थर्ड सेल में, फोर्थ सेल में, अराउंड द न्यूक्लियस, तो हर एक सेल में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी तक काउंट किया है किसने बेटा? बोहर ने। फिर बोहर कैसे फ्लॉप होता है, बोहर के अचीवमेंट पढ़ रहे हैं भाई हम लोग, फिर बोहर के ड्रॉबैक्स क्या है, कैसे फ्लॉप हुआ, वो हम बाद में बताएंगे। ओके गाइस, अभी तो बोहर मॉडल चलने दो। तो ध्यान देना बेटा, द क्वेश्चन बना लो, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, the velocity of electron in any cell, in any orbit by Bohr's model of atom. द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या यहाँ क्वेश्चन बना दो बेटा, काउंट द वेलोसिटी कर दो, काउंट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट बाय बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बेटा बोहर का ये फोर्थ अचीवमेंट, फोर्थ कैलकुलेशन काउंट कर रहे हैं। पहला कैलकुलेशन कौन सा था बोलो? अरे एंगुलर मोमेंटम बताया ईच ऑर्बिट का, इस सेल का। सेकंड क्या था? ईच ऑर्बिट या सेल का रेडियस तक बता दिया। थर्ड क्या था? ईच ऑर्बिट या सेल का एनर्जी बता दिया। फोर्थ क्या है? वेलोसिटी। ठीक है बेटा, तो ये फोर्थ अचीवमेंट, फोर्थ कैलकुलेशन किसका बेटा? बोहर का। ठीक है, तो आंसर लिखते हैं बेटा इस टाइप से हम, इन एटम द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन एटम द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन in atom the velocity of electron in any orbit, in any orbit, ध्यान देना बेटा, in any orbit, orbit means cell, in an atom velocity, in an atom the velocity of electron, ठीक है बेटा, in any orbit depend on angular momentum and charge of प्रोटॉन। प्रोटॉन कहाँ है बेटा? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पर इफेक्ट डालता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का दोनों चार्ज। ठीक है बेटा, एंड डिपेंड ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट डिपेंड ऑन एंगुलर मोमेंटम एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन। यस, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो बेटा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है बेटा, वो एक्सेलरेशन देता है। वो चार्ज, जो चार्ज के कारण एट्रैक्शन फोर्स आएगा, एट्रैक्शन फोर्स एक्सेलरेट करता है वेलोसिटी के लिए। ओके गाइस, याद रखना। कौन सी वेलोसिटी बेटा? सर्कुलर मोशन। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, साथ में लीनियर तो है ही। तो बेटा वेलोसिटी काउंट करना है मुझे, लीनियर वेलोसिटी एक्चुअल काउंट करना है। ओके गाइस, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, ध्यान देना। तो ये इस लाइन को ध्यान दो, इन एन एटम द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट डिपेंड ऑन एंगुलर मोमेंटम एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। दोनों के चार्ज पर डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों का चार्ज बेटा वहाँ एट्रैक्शन फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करता है। चार्ज का मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड कंट्रोल करता है। चार्ज ज़्यादा होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा तो वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है बेटा, याद रखिए। ओके गाइस, ध्यान देना। तो बेटा यहाँ से आंसर की शुरुआत करते हैं, क्योंकि दो एंगुलर मोमेंटम और चार्ज पे डिपेंड करता है। तो बेटा दोनों चीज़ मेरे पास कहाँ है? सेंट्रीपिटल फोर्स आपको मालूम है बेटा, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। तो यहाँ लिखता हूँ आंसर का पार्ट, सेकेंड पार्ट बेटा, बिकॉज ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन around the nucleus of electron around the
न्यूक्लियस, बस छोटा सा फार्मूला जल्दी डेरिवेट हो जाएगा बेटा, अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस सेंट्रीपिटल फोर्स, कई बार हो चुका है, CPF इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके बेटा, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू क्या बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या काउंट किए हैं आप बोर मॉडल के फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में देख सकते हैं बेटा, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जेड क्या है एटॉमिक नंबर, ई क्या है बेटा 1, ई क्या है यहाँ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, सेकेंड ई क्या है बेटा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आर स्क्वायर एम वी स्क्वायर बाई आर। लेकिन बेटा मैंने लिखा हूं कि इन एन एटम द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट डिपेंड ऑन एंगुलर मोमेंटम इन चार्ज। चार्ज तो आ गया बेटा, अब हमको एंगुलर मोमेंटम लाना है। एंगुलर मोमेंटम NH/2π होता है, याद है आपको, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी ऑर्बिट NH/2π होता है। पहले ध्यान दो, मैंने इंट्रोडक्शन लिखा क्या हूं, डिपेंड ऑन एंगुलर मोमेंटम इन चार्ज। चार्ज तो आ चुका है बेटा, और जेड क्या है चार्ज के नंबर से, ओके गाइस, और रेडियस है इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, या न्यूक्लियस से डिस्टेंस पे भी डिपेंड करने वाला है। तो ध्यान देना बेटा, ये फार्मूला यहां से आंसर, बिकॉज ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखिएगा जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यह है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स है जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो कूलम्बिक फोर्स है, और यह है बेटा mv स्क्वायर बाई आर जो इसके अपोजिट वर्क करता है ऑर्बिट को फिक्स रखने के लिए, और ये वेलोसिटी को भी डिसाइड करते हैं। तो यहीं से बेटा वेलोसिटी निकालते हैं। लेकिन हमको यहाँ कौन सा फैक्टर लाना है बेटा, एंगुलर मोमेंटम। चार्ज तो आ गया है, तो ध्यान देना, चलो यहाँ एक आर से एक आर कैंसिल कर दीजिए आप, तो जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। ओके गाइस, ये देखो बेटा फार्मूला 1 by 1 चल रहे हैं हम लोगों के। ये सेकेंड, फर्स्ट स्टेप हुआ, सेकेंड स्टेप, चार्ज तो है बेटा, लेकिन हमको कौन सा फैक्टर लेके आना है, एंगुलर मोमेंटम। तो ला लेते हैं अभी हम लोग। तो बेटा थर्ड स्टेप, बेटा थर्ड स्टेप, फार्मूला डेरिवेट कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप आ रहे हैं। तो बेटा जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर इंटू आर। मुझे लाना है बेटा एंगुलर मोमेंटम फैक्टर, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है वेलोसिटी। तो बेटा जेड ई स्क्वायर, इसको मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर देता हूं, यहां से निकालता हूं बेटा एंगुलर मोमेंटम, एम वी आर, 1 वी लेफ्ट है तो ये वी आ गया बेटा, और एम वी आर इजिकल टू क्या है बेटा, NH/2π, बोर का एक पास्टुलेट है पता है ना आपको, इंटू वी जेड ई स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां से अब ये इक्वेशन 1 बना देते हैं। चलो इसे बेटा, इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए। चलिए यहां से स्टार्ट करें, यहां तक आइए। तो बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, ये छाप लिया आपने, छाप लिए बेटा, छाप लो, इसको मिटा रहा हूं मैं, जगह कम है, चलो इधर लिख दे रहा हूं। चलिए तो बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1, ध्यान देना बच्चे, तो सीधे सीधे बेटा वेलोसिटी निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दो, चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 वेलोसिटी निकालेंगे बेटा। तो v इजिकल टू, v वेलोसिटी काउंट करना है अपने को, 2πe स्क्वायर जेड, 2πe स्क्वायर जेड अपॉन NH। इस फार्मूले से आप बेटा वेलोसिटी काउंट कर सकते हो। ये बेटा जो 2 है, ये पाई है, ये ई है, ध्यान देना बच्चे, ये 2 है, ये पाई है, ई क्या है बेटा चार्ज, 1.6 × 10⁻90, चाहे प्रोटॉन का हो चाहे इलेक्ट्रॉन का हो, पाई 3.14, एन क्या है बेटा नंबर ऑफ सेल, एच क्या है बेटा कांस्टेंट है। तो 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है और एच कांस्टेंट है। जेड वेरिएबल है फॉर डिफरेंट एटम, और एन वेरिएबल है। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा। तो ये पूरा कांस्टेंट है बेटा, देखो कौन कौन सा कांस्टेंट है यहाँ, 2π, ये एच और ये ई, 2πe स्क्वायर एच, जेड वेरिएबल है और एन वेरिएबल है। तो बेटा ये पूरा कांस्टेंट है। जब आप 2 की वैल्यू रखेंगे बेटा 3.14, पाई का वैल्यू रखेंगे 1.6 × 10⁻90, ई का वैल्यू रखेंगे, एच का वैल्यू सब कांस्टेंट की वैल्यू मैं लिखा चुका हूँ इसके पहले, एच का वैल्यू 6.64 × 10⁻34 जूल
सेकेंड आप रखेंगे ये पूरा और सॉल्व करेंगे बेटा, तो आपको आएगा बेटा 2.188 10⁸, ठीक है, इंटू Z अपॉन N मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना बेटा, मीटर पर सेकेंड। तो ये बेटा वेलोसिटी का न्यूमेरिकल फार्मूला, ये वेलोसिटी का न्यूमेरिकल फार्मूला मीटर पर सेकेंड में ये जो वैल्यू आएगी बेटा 2.188 10⁸। अब बेटा हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी काउंट करना है। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी काउंट करना है। तो Z की वैल्यू हाइड्रोजन की कितनी होती है बेटा 1, और फर्स्ट सेल के लिए यानी की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1। ओके गाइस, याद रखना फर्स्ट सेल के लिए यानी का वैल्यू कितना होगा बेटा 1। तो बेटा सीधे सीधे फर्स्ट ऑर्बिट में, ये फर्स्ट सेल है ये वाला, फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आएगी बेटा वो 2.188 10⁸ मीन्स लगभग थोड़ी कम, लगभग लाइट वेलोसिटी की इक्वल आ रही है बेटा, समझना। यहीं से बोहर को हम फ्लॉप करने वाले हैं आगे। बोहर ने जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फर्स्ट ऑर्बिट में काउंट किया या सेकेंड ऑर्बिट में काउंट किया या थर्ड ऑर्बिट में काउंट किया, वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली लाइट वेलोसिटी की इक्वल काउंट किया है बेटा। इलेक्ट्रॉन जो अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्यूशन कर रहे हैं 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये ऑर्डर लाइट वेलोसिटी का है। अगर मैं बेस को थोड़ा दिमाग में हटा दूं तो 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये लाइट वेलोसिटी का ऑर्डर है बेटा। इस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है वहां, नहीं आया समझ में। और यहीं से बोहर को पकड़ा जाएगा, बाद में बोहर का कॉलर पकड़ा जाएगा यहीं से कि भाई तूने रेडियस भी बता दिया। रेडियस बताना मिस बेटा, न्यूक्लियस से आपने हर एक ऑर्बिट की रेडियस काउंट कर लिया हो, हर एक सेल का रेडियस, फर्स्ट सेल का, सेकेंड सेल का रेडियस मीन्स आपने पोजीशन भी बताए हो और साथ में इतनी ज़्यादा वेलोसिटी भी बता रहे हो, मतलब आप पोजीशन भी बता रहे हो इलेक्ट्रॉन की अराउंड द न्यूक्लियस और वेलोसिटी भी बता रहे हो। तो बाद के जो साइंटिस्ट आएंगे बेटा, हाइजेनबर्ग है, डी ब्रॉगली है, ये बोहर के मॉडल्स में थोड़ा लफड़ा प्रोड्यूस करेंगे। बड़ी मदर लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ मैं, समझ लेना अच्छे से। यहाँ से पता, यहाँ हिंट दे रहा हूँ कि कहाँ से बोहर मॉडल फ्लॉप होने वाला है। खैर अभी फिलहाल तो बोहर के अचीवमेंट है बेटा। तो बोहर के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्बिट में जो लाइट वेलोसिटी, जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है बेटा, वो 10⁸ मीटर पर सेकेंड मीन्स लाइट वेलोसिटी के ऑर्डर में आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, याद रखना, और बहुत प्यारा अचीवमेंट भी है बोहर का। लेकिन बोहर को यहीं से बेटा उसकी गलतियों को पकड़ा जाएगा हाइजेनबर्ग के द्वारा और डी ब्रॉगली साइंटिस्ट के द्वारा, तो हम बाद में पकड़ते हैं, ठीक है ना। अभी तो बोहर को ही चलने दो भाई। तो ये देखिए बेटा, तो सीधे सीधे यहाँ लिख लेना आप, क्या लिखना बेटा कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ सेल के इनवर्स है। नंबर ऑफ सेल के इनवर्स है मीन्स नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ध्यान दो बेटा, ये पूरा कांस्टेंट है बेटा, ये पूरा कांस्टेंट है। तो आगे यहाँ लिख दीजिएगा, छाप लियो ना पूरा भाई, आगे यहाँ लिख दीजिएगा क्या, v, ये कांस्टेंट है बेटा 2 पॉइंट, कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो प्रोपोर्शनल साइन आएगा, तो v प्रोपोर्शनल टू 1/n या v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। मीन्स जब जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होगी। फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और कम होगी, थर्ड सेल में और कम होगी, फोर्थ सेल में और कम होगी। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वेलोसिटी कम होती जाएगी। ये फार्मूला याद रखना। और बेटा ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को रिमूव करोगे तो v प्रोपोर्शनल टू z। ओके गाइस, तो v प्रोपोर्शनल टू z में जब जब बेटा न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन, z क्या है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट कर दो इन दोनों को। और ये न्यूमेरिकल फार्मूला है, ये v और नंबर ऑफ सेल में रिलेशन है, ये v और z में रिलेशन है। v मीन्स द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मीटर पर सेकंड अराउंड द न्यूक्लियस इन एनी ऑर्बिट बाय द बोहर मॉडल्स ऑफ एटम। ओके गाइस, तो बेटा बोहर के 4 अचीवमेंट्स हम लोगों ने प्रूव कर चुके हैं। अच्छे से एक बार रिवाइज करना पूरे लेक्चर्स, और नोट्स आपकी बनी हुई मुझे चाहिए, मैं देखूंगा। ओके गाइस।